सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी चैप्टर 4 का वो सेकंड पार्ट है। तो व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है, उसका सिंटैक्स और इसका बेस्ट एग्जांपल देख के हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्स इन सी। पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने देखा कि एरे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप के ही एलिमेंट स्टोर कर देता है। जैसे कि हमने इंटीजर का एरे बना लिया तो वो सिर्फ इंटीजर के ही वैल्यू स्टोर कर देता है। तो उसमें हम फ्लोट के, डबल के या कैरेक्टर के वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप का एलिमेंट स्टोर कर देता है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर आप इंटीजर के, फ्लोट के, कैरेक्टर के, डबल के, हर टाइप के डेटा टाइप वो स्टोर कर सकता है। यानी कि हर टाइप के वो एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। तो स्ट्रक्चर इज़ अनदर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि हम इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कह सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब प्रोग्रामर अपना डेटा टाइप खुद बना सकता है। अगर उसको नया डेटा टाइप बनाना हो तो वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके वो नया डेटा टाइप बना सकता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स जो है उसे रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मान लो अब हम स्ट्रक्चर किस टाइप का डेटा टाइप है देखते हैं, जो कि यूज़र डिफाइंड है। पहले हमने देखा डेटा टाइप के 3 टाइप्स होते, जो कि पहले डिराइव्ड, फंडामेंटल और यूज़र डिफाइंड। तो डिराइव्ड डेटा टाइप ने हमने एरेज एंड फंक्शंस देखे। उसके बाद फंडामेंटल में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल डेटा टाइप्स देखे। अब हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। उसके बाद हम यूनियन देखेंगे। तो स्ट्रक्चर का हम अब एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि एक लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारे बुक्स हैं। तो आपको पर्टिकुलर बुक चाहिए या पर्टिकुलर बुक की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करानी है। तो उस बुक के बारे में, कई पर्टिकुलर बुक के बारे में आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं। तो आप उस बुक का टाइटल ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको कौन से टाइटल का बुक चाहिए या कौन से टाइटल का बुक आपको स्टोर कराना है, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर बुक का ऑथर कौन है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद उस बुक का सब्जेक्ट कौन सा है, किस टाइप का बुक है, और उस बुक का आईडी क्या है। यानी कि ये पैरामीटर के आधार पर आप उस बुक को लाइब्रेरी में से ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ताकि हम इसे बेटर तरीके से हमारी जो पर्टिकुलर बुक चाहिए वो स्टोर कर सकें और वहाँ से हम एक्सेस कर सकें। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखेंगे कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाता है। तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर नेम, उसके बाद उसके बॉडी में लिस्ट ऑफ डेटा टाइप और डेटा मेंबर्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट है वो कीवर्ड है, तो कीवर्ड वैसा ही आना चाहिए। उसके बाद स्पेस देकर आपको स्ट्रक्चर को जो नाम देना है वो आप उसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद डेटा टाइप देके उस डेटा टाइप का कौन सा वेरिएबल है वो मेंशन करके, दूसरे डेटा टाइप का दूसरा मेंबर कौन सा है ये आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद करली ब्रेस के बाद सेमी कॉलन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमने बुक्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर में हमने
इंटीजर टाइप का बुक आईडी लिया है, दूसरे कैरेक्टर डेटा टाइप का बुक टाइटल और बुक ऑथर हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद फिर एक कैरेक्टर का हमने बुक सब्जेक्ट, यानी कि उस बुक का सब्जेक्ट कौन सा है, यह हमने कलेक्शन इस बुक्स के अंदर हमने लिखा दी। उसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि बी। तो इस बी का इस्तेमाल करके हम स्ट्रक्चर के अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे वन बाय वन हम देखेंगे कि इसे किस तरीके से करना है। तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स एक्सेस कराने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो डॉट ऑपरेटर यानी कि इसे हम मेंबर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स एक्सेस करानी हो, मान लो कि अगर आपको पर्टिकुलर बुक का आईडी एक्सेस कराना है, तो हमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल यानी कि बी, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद जो कि हमारा वेरिएबल है यानी कि बी डॉट बुक आईडी। तो इस तरीके से आप उस स्ट्रक्चर बुक्स के अंदर से वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मुझे बुक आईडी चाहिए तो बी डॉट बुक आईडी, अगर टाइटल चाहिए तो बी डॉट बुक टाइटल, बी डॉट बुक ऑथर, बी डॉट बुक सब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स एक्सेस किए जाते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए स्ट्रक्चर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं यह हम देखेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कराने के लिए आप स्ट्रक्चर मेन फंक्शन के अंदर और मेन फंक्शन के बाहर दोनों जगह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम बाहर देखेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, यानी कि मैं यहाँ बुक्स ऐसे स्ट्रक्चर का नाम मैंने दिया। तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन होने के बाद कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन लगा दिया जाता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। अब हम इस स्ट्रक्चर की साइज़ प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमें साइज़ ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर इज़ %d। तो यहाँ पे साइज़ ऑफ ऑपरेटर और यहाँ पे बुक्स की साइज़ प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बुक्स की यानी कि स्ट्रक्चर की साइज़ प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की साइज़ प्रिंट कर देते हैं। कंपाइल एंड रन कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हमारे एम्प्टी स्ट्रक्चर है उसकी साइज़ 1 है, यानी कि 1 बाइट। तो अब हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। अब स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो इसे आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते या मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसे मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो मेन फंक्शन के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इसे बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हम रख देते हैं। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट की साइज़ प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे बुक्स हटा के बी की साइज़ निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भी साइज़ 1 ही है, यानी कि जितने भी हम अब यहाँ पे हमने एम्प्टी साइज़ प्रिंट कर दी। इसके बाद हम इसमें एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर करते हैं। अब हम इसे दोबारा कंपाइल कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि इसकी साइज़ अब 4 हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि स्ट्रक्चर का डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अगर हमें इस स्ट्रक्चर में से कोई भी मेंबर्स एक्सेस करानी हो तो हमें इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाता है। हम बुक्स इस नाम से हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक और यहाँ पे B1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे B1 की साइज़ प्रिंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की साइज़ 4 ही है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो अब हम इस ए वेरिएबल को किस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं ये हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे साइज़ हम हटा देते हैं अब, और एक और वेरिएबल ले देते हैं बी। तो हम यहाँ पे अब ए और बी ऑब्जेक्ट में से सिर्फ ए और बी को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो वैल्यूज़ असाइन कराने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट कौन सा हमें वेरिएबल को ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करानी है, उसके बाद वो वेरिएबल इज़ इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे हमने बी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके ए वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन हमने B1 में कुछ रखा नहीं, सिर्फ हम बी ऑब्जेक्ट में ही स्टोर कर रहे हैं। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 20। तो अब हम इसे प्रिंट कर देते। यहाँ पे /n a इज़ इक्वल टू %d। उसके बाद अब हमें प्रिंट कराना हो तो बी ऑब्जेक्ट की ए को प्रिंट करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसे कॉपी करके नेक्स्ट लाइन को ले लेते हैं और यहाँ पे बी कर देते हैं। तो इसे कंपाइल एंड रन कर देते हैं। तो इस तरीके से बी ऑब्जेक्ट में से ए और बी को हमने वैल्यू असाइन करा दी, लेकिन B1 ऑब्जेक्ट में हमने कुछ स्टोर नहीं किया, वो एम्प्टी है। ठीक है, अगर आप B1 डॉट ए को प्रिंट करेंगे B1 डॉट बी को, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में वेरिएबल तो डिक्लेयर किए हुए हैं दोनों में, लेकिन वैल्यू सिर्फ बी वेरिएबल में ही है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन कर दिए जाती हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे अब हम बुक की इंफॉर्मेशन यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे और उसे स्ट्रक्चर के ज़रिए प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीजर उस बुक का आईडी वेरिएबल ले लेते हैं, दूसरा उस बुक का नेम और उसका एरे बना देते हैं 20। उसके बाद बुक टाइटल, यानी कि वो बुक का टाइटल क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी दे सकते हैं ताकि आप इसे लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा, डैश या अंडरस्कोर यहाँ पे वैलिड है। तो यह हमने स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बुक्स बी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बुक्स ऑफ बी कर सकते हैं, या इससे पहले आप स्ट्रक्चर कीवर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि एंटर बुक नेम, बुक टाइटल और बुक आईडी। तो यह हमने एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट करा दी। अब स्कैनफ स्टेटमेंट के ज़रिए यूज़र से हम वैल्यू एक्सेस कर देते हैं। अब हम फॉर्मेटेड इनपुट में ये वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले हमने बुक का नेम लिया है, तो यहाँ पे बुक नेम हमारा कैरेक्टर है, तो इसे स्ट्रिंग के ज़रिए
%s फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के हमने बुक नेम एक्सेस किया, उसके बाद बुक टाइटल और उसके बाद बुक आईडी यानी कि इंटीजर। यहाँ पे हम एंड सबसे पहले बुक नेम में स्टोर करेंगे बी डॉट बुक नेम। आप डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे माउस से। उसके बाद कॉमा देखिए एंड बी डॉट, उसके बाद बुक का टाइटल, नेक्स्ट बी डॉट आईडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सेस करा दिए। अब इसे 1 बाय 1 हम प्रिंट कर देते हैं। बुक आईडी, उसके बाद बी डॉट बुक आईडी, उसके बाद बुक टाइटल, उसके बाद बुक नेम। यहाँ पे डायरेक्टली हम आप इसे प्रिंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यूज़र से बी ऑब्जेक्ट में बुक का नेम, बुक का टाइटल और आईडी इसमें स्टोर करा दिया और यहाँ पे हमने 1 बाय 1 इसे प्रिंट कर दिया। अब इसे कंपाइल एंड रन कर दें तो यहाँ पे कॉमा रहेगा, कंपाइल एंड रन करें। अब यूज़र को बता दिया जा रहा है कि एंटर बुक नेम। यहाँ पे मैं बुक नेम देने जा रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद बुक का टाइटल दूंगा प्रोग्रामिंग और इस बुक का आईडी मैं 10 दे देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ गया, बुक आईडी 10, बुक का टाइटल प्रोग्रामिंग और जो नेम है सी प्रोग्रामिंग प्रिंट किया गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर दिया जाता है। तो आप इसे जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट चाहे उससे आप बना सकते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट यूनिक होगा क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में नई इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना दिया जाता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स हो तो हमें एरे के ज़रिए किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे।